नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की, ब्रिक्स प्लस की, जिसका शिखर सम्मेलन कल से शुरू हुआ। आज उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सम्मेलन के सामने, उस पर आज उसकी चर्चा होनी है। संभव है कि आज शाम तक या कल ये सम्मेलन जहां हो रहा है रूस के शहर कजान में, तो उसके नाम पर कजान डिक्लेरेशन, कजान घोषणा पत्र जारी होगा या आज हो, संभव है आज ही हो जाए या कल होगा। और उस घोषणा पत्र पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि उस घोषणा पत्र में किन सहमतियों के साथ और क्या इरादे जताए जाते हैं। सम्मेलन के सामने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जो कि दुनिया भर के मीडिया में बहुत चर्चित है, वो है जो डॉलर आधारित पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उसका विकल्प तैयार करने का, जिसके बारे में एक ब्लूप्रिंट, एक खाका रूस की तरफ से तैयार किया गया। और जो सदस्य देश हैं ब्रिक्स प्लस के 9 देश हैं अभी, उन सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन लोगों ने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और उस पर कुछ आपत्तियां आई, कुछ सहमतियां आई। तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। वो डॉक्यूमेंट क्या है, यह जानने की दिलचस्पी दुनिया भर की है। दूसरा मुद्दा जो आज जो ब्रिक्स सम्मेलन के सामने है, वो है सदस्यता के विस्तार। अभी मैंने कहा कि अभी ब्रिक्स के 4 मूल सदस्य थे, जिनके नाम के पहले अक्षर से इस समूह का नाम पड़ा है। ब्राजील, रूस, भारत, इंडिया का पहला अक्षर और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो ये ब्रिक्स जो है, वो जो ब्रिक है वो ब्रिक्स प्लस हो गया। और पिछले साल साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ 6 देशों को इसकी सदस्यता देने का फैसला किया गया। उसमें अर्जेंटीना में तो सरकार बदल गई और जो नई सरकार दक्षिणपंथी आई, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन सऊदी अरब को भी इसमें शामिल किया गया था। सऊदी अरब ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब के जो शासक हैं, जो व्यवहार में जिनके हाथ में सत्ता है, प्रिंस सलमान, वो सम्मेलन में भाग ले रहे हैं आमंत्रित सदस्य के रूप। इसके अलावा वहाँ लगभग 35 देशों के नेता आए हैं। इन देशों के अलावा 35 देशों के नेता आए हैं, और उनमें वो देश भी हैं, लगभग 30 देश, जिन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर ब्रिक्स का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कजान में फैसला ये होना है कि नई सदस्यता देने का मानदंड क्या हो, पैमाना क्या हो, क्राइटेरिया क्या हो कि किसी देश को ब्रिक्स की सदस्यता दी जाए, और ये भी ब्रिक्स के भविष्य के लिहाज से। और चूंकि ब्रिक्स को अब दुनिया का भविष्य समझा जा रहा है, तो इस लिहाज से ये देखने की बात होगी कि ये क्राइटेरिया क्या यहाँ तय हो जाता है या तय नहीं होता है, और अगर तय होता है तो क्राइटेरिया क्या होता है। इसके अलावा एक खास ध्यान इसके ऊपर है कि जो इजराइल का मानव संहार चल रहा है पश्चिम एशिया में, गजा में, लेबनान में, जब तक वो सीरिया में हमले करता है, यमन को निशाना बनाने की कोशिश करता है, ईरान पर वो हमला करने वाला है, ये चर्चा 1 अक्टूबर के बाद से है, अभी तक हमला उसने किया नहीं है। अब ये समझा जाता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ये युद्ध काफी बड़ा रूप ले लेगा। वैसे युद्ध अभी भी काफी बड़ा रूप ले चुका है। तो इस सवाल पर एक प्रस्ताव पास होने वाला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में पहले कुछ संदेह था इस बात को लेकर कि क्या ये प्रस्ताव पास हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज भारत की जो सरकार है
नरेंद्र मोदी की सरकार, उसका इजराइल के मामले में जो स्टैंड है वो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ के देशों और ब्रिक्स के सदस्य देशों से अलग है। लेकिन कल रूस के प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि ये जो इजराइल से संबंधित प्रस्ताव है उस पर आम सहमति बन गई, यानी वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने जगाई है। अब देखने की बात होगी कि क्या वो प्रस्ताव पास हो। इसमें जो सदस्यता विस्तार का मामला है वो तो ब्रिक्स का अपना मामला है, उनको अपनी तय करना है कि वो सदस्यता किस आधार पर देंगे। लेकिन बाकी जो दो मामले हैं उनका जो असर होना है, उसका जो प्रभाव होगा, इम्प्लीकेशन होगा, वो विश्वव्यापी है। अब हालांकि कल राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जो मेजबान हैं इस सम्मेलन के, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ एकजुट नहीं हुए हैं। यानी सीधे तौर पे कहने का मतलब था कि हम अमेरिका या पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए हैं, हम अपने तालमेल के लिए एकजुट हुए हैं, हम अपने विकास की योजनाओं में समन्वय बनाने के लिए हमने ये मंच स्थापित किया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में ये बात कही कि हम उनसे कहा गया कि ये क्लब आप लोगों ने क्यों बनाया है, ये सवाल पूछा गया। तो जयशंकर ने कहा कि आप इसे क्लब कह रहे हैं तो ठीक है, ये एक क्लब है, हमने ये क्लब इसलिए बनाया है क्योंकि दुनिया में एक दूसरा क्लब है G7। तो हमने सोचा कि हम भी सिविलाइज्ड लोग हैं, हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, हमारे पास भी एक आपसी संवाद का मंच होना चाहिए। तो इस समझ के साथ ब्रिक्स को बनाया गया। तो हालांकि जयशंकर की बात का मतलब निकाला जाए तो उसमें ये मैसेज लिया जा सकता है कि ब्रिक्स का मकसद पश्चिमी देशों के खिलाफ एक क्लब बनाने का है। लेकिन ब्रिक्स में बहुत सारे देश हैं, उनकी अलग अलग धारणा है, सोच है। लेकिन मोटे तौर पर संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। इसके बावजूद ब्रिक्स के सामने जो एजेंडा है वो एजेंडा पश्चिम का, जो जैसा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम का जो 500 साल से दुनिया में दबदबा रहा है, उपनिवेशवाद, बहुत से देशों में वहाँ की मूल आबादी को हटाकर और वहाँ बस जाना, जिसका एक संस्करण इजराइल में हम लोग इजराइल का गाजा में करते हुए हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में ये प्रक्रिया तो 1948 से चल रही है, जब बाहर के लोग आकर हिंसक तौर तरीकों से स्थानीय आबादी को बेदखल करते गए हैं। वो धीरे धीरे आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब वो गजा और वेस्ट बैंक, जो दो ऐसी जगहें बची हैं जहाँ फिलिस्तीनी बहुलता है, उस जगह को भी वो खाली करा देना चाहते हैं। और वो किस हिंसा के साथ किया जा रहा है ये तो दुनिया इसको देख रही है। तो ये जो दबदबा रहा है, पहले उपनिवेशवाद के रूप में था, उसके बाद वो जो नौ उपनिवेशवाद के रूप में की आर्थिक शक्तियां उनके हाथ में रही हैं। जो अमेरिका की मुद्रा है, पहले ब्रिटेन की मुद्रा थी पाउंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, इसका एक वर्चस्व रहा, इसकी हेजीमनी रही है दुनिया में। और इसकी वजह से दुनिया में के देश जितने भी वैल्यू क्रिएट करते हैं उसका एक हिस्सा उन्हें वो ट्रांसफर कर देते हैं अमेरिका को, क्योंकि उनके पास डॉलर उनको रखना पड़ता है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन का एजेंडा एक ऐसा सिस्टम बनाने का है, पेमेंट सिस्टम बनाने का है, जिससे ये जो मजबूरी इन देशों की है ये खत्म हो जाए, वो अपनी मुद्राओं में व्यापार कर सकें। जैसे भारत और चीन का अगर व्यापार होता है तो भारत का रुपया और चीन का जो युआन है, इन दोनों में भुगतान का एक सिस्टम बन जाए। और यह सिस्टम रूस ने प्रायोगिक तौर पर बना लिया है, क्योंकि रूस और चीन के बीच आज सारा भुगतान आपसी मुद्रा में होता है। ईरान और चीन के बीच भी सारा भुगतान जो है वो आपसी मुद्रा में ही होता है। लेकिन ये सिस्टम एक व्यापक रूप ले ले कि कोई भी देश इसमें शामिल हो सके, तो इसका एक खाका तैयार किया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर। एक
ये बात की गई है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी और उस पर ये पेमेंट सिस्टम काम करेगा। वो खाका को पर आज सम्मेलन में विचार होगा। देखने की बात है कि क्या उसे लागू करने की सहमति बन जाती है। अगर ये सहमति बन गई तो ये अमेरिकी डॉलर और उस कालांतर में अमेरिका का जो दुनिया में वर्चस्व है उस पर एक बहुत जबरदस्त हमला होगा, बहुत जबरदस्त प्रहार होगा। दूसरी बात, क्योंकि कल जो सर्गेई लावरोव ने कहा कि कॉलोनियलिज्म कई रूप में था, सेटलर थे जो गए और उन्होंने वहाँ के लोगों को बेदखल कर दिया, या फिर उन्होंने वहाँ जाकर राज किया जैसे भारत में अंग्रेजों ने राज किया। तो वो जो सेटलर कॉलोनियलिज्म का 21वीं सदी तक जो एक उनकी आखिरी कोशिश चल रही है फिलिस्तीन में, उस फिलिस्तीन पर ये देश साझा तौर पर क्या स्टैंड लेते हैं। अगर ये देश एक साझा स्टैंड लेकर मजबूत आवाज में इजराइल, और चूंकि इजराइल जो कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज का बहुत मतलब है। उस आवाज का मतलब यह होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, और दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा कजान में मौजूद है, बल्कि इस बार एक हैरत की बात तो ये है कि नेटो का मेंबर टर्की, उसके राष्ट्रपति भी वहां आए हुए हैं। तो ये जो ब्रिक्स का जो एक आप कह सकते हैं रुतबा बना है, अगर वहां पर एक आवाज उठाई जाती है, ये जो मानव संहार हो रहा है अमेरिका के समर्थन से इजराइल के द्वारा उसके खिलाफ, तो उसका एक बहुत ही व्यापक प्रभाव, व्यापक संदेश दुनिया भर में जाए। ये दो ऐसे पहलू हैं जो जिस पर अगर ब्रिक्स देश सहमत हो जाते हैं तो ये अमेरिकी ताकत की जड़ों पे भी एक प्रहार होगा। और चूंकि हम लोग, जैसा ये एक आम समझ है कि इजराइल जो कर पा रहा है वो करने में सक्षम नहीं होगा, उसकी पांव तो उखड़ते जा रहे हैं अपनी जमीन से, वहां पर वो टिका हुआ है और आज भी वो मानव संहार कर रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका का समर्थन, अमेरिका की हथियार, अमेरिका का धन, इन सब की भूमिका है। तो अगर ब्रिक्स इसके खिलाफ आवाज उठाता है, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को चुनौती देने वाला सिस्टम तैयार करता है, तो ठीक है, इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसी जमीन तैयार होगी जहां से ये सेटलर कॉलोनियलिज्म और जो साम्राज्यवाद है, जो डॉलर का दबदबा है, दादागिरी है, उसके ऊपर एक बहुत ही निर्णायक किस्म की डिसाइसिव चोट होगी। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन देखने की बात है कि क्या पेमेंट सिस्टम को कजान में जुटे देश मंजूरी दे देते हैं। दूसरी बात, जो प्रस्ताव पास होता है इजराइल के मामले में, उस प्रस्ताव की भाषा क्या रहती है, उसमें क्या कहा जाता है, तो इन सब पर हम लोगों की नज़र होगी। एक जो बात कजान में जिस बात ने ध्यान खींचा है वो ये है कि चूंकि इस शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले भारत और चीन ने अपने सीमा विवाद को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता कर लिया, तो और उसका असर कजान में बहुत साफ नजर आया है। पहले जो ऐसी मीटिंगों में भारत और चीन के बीच में जो तनाव था उसका असर दिखता था, या आशंका बनी रहती थी कि दोनों देश एक दूसरे के प्रस्ताव को नाकाम करने की कोशिश करेंगे, वो आशंका काफी कम हो गई। अब कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो जिसे कि जारी किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी बीच में है, एक साइड में वो पुतिन का हाथ पकड़े हुए हैं, दूसरी साइड में वो शी जिनपिंग का हाथ पकड़े हुए हैं। इस फोटो का जो प्रतीकात्मक महत्व है, जो इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में जग जाहिर है। तो देखने की बात होगी कि अभी तो ये जो प्रतीकात्मक स्तर पे ये बात है, अगर इन देशों में एक सिनर्जी बन जाती है, ब्रिक्स के भीतर जो मतभेद रहे हैं और उसमें भारत का एक अलग स्टैंड, एक पहलू रहा है, अगर भारत का रुख उसमें कुछ डाइल्यूट होता है, तो फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में ब्रिक्स ज़्यादा एक मजबूत स्टैंड लेने की स्थिति में होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आज बस इतना ही, हम फिर आपके पास आए। आप सबको